दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था यानी सामाजिक एवं आर्थिक विकास का भाग 4। इसके 3 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आज आयोजना तथा मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, नियोजन किस लिए आवश्यक है? नियोजन यानी प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ को सभी में आगे बढ़ाने के लिए और क्षेत्रीय असंतुलन के दूरीकरण को प्रमुखता देने के लिए और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए नियोजन या आयोजना की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, कुछ कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन ए है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, ये सही है। और दूसरा कथन है कि भारत का संविधान ये निर्धारित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे उनको सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ के विषय पर जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे उनको 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। विकास केंद्र उपागम कब अपनाया गया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। और समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो दोस्तों 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उसका काल था 2012 से 2017 तक, लेकिन उसके बीच में ही योजना आयोग को जो है भंग कर दिया गया था। योजना आयोग जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 से एक नए नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई थी? तो ये 4% था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक धनराशि किस पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ये था सामाजिक सेवाओं की मद में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणी और ज़्यादा समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या होता है? तो आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल विषय क्या था? तो तीव्रतर और अधिक सम्मिलित वृद्धि यानी तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में सही कथन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नीति आयोग जिसको कि योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है, तो नीति आयोग के विषय में जो सही कथन है वो ये है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सही कथन है। तो सही कथन में ये है दोस्तों, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, ये एक सही कथन है। अगला प्रश्न, भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य कौन सा दशक है? तो ये है 1991 से 2000 का जो दशक है ये रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या प्राथमिकता थी? तो कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी।
यहाँ पर देखिए सही सुमेलित करना है योजना और कार्यक्रमों का। प्रथम योजना सामुदायिक विकास से संबंधित है, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण से, तृतीय योजना जो है वो आधारभूत उद्योगों के प्रसार, चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि, और पंचम योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जो है वो चलाए गए थे। अगला प्रश्न है प्रमुख व्यूह रचना के रूप में महिला अंश की योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और भारत के मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो महालनोबिस मॉडल का जो था उद्देश्य ये था कि भारतीय उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है पंचवर्षीय योजनाओं का और उनके कार्यकाल का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चलाई गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक थी। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था? तो ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना। और नियोजित मॉडल विकास को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न कैसे घुमाया गया है। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से। तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना या नियोजित अर्थव्यवस्था या उसकी प्लानिंग या आर्थिक नियोजन की शुरुआत हमारी 1 अप्रैल 1951 से हुई थी। तो इसी को कह रहा है दूसरे ढंग से कि नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? ये था 1 अप्रैल 1951 से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय योजना के संदर्भ में कुछ कथन हैं, उस पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया था, ये सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है और राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है तो भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से संबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है तो योजना आयोग का स्थान लेने के लिए एक नया थिंक टैंक नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। और देखिए जो अगला प्रश्न है, देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया? तो एक गांधीवादी विचारक थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने 1944 में गांधीयन प्लान को प्रतिपादित किया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। ये देखिए भारत में अनवरत योजना कब कार्यशील थी? तो 1978-79 में भारत में अनवरत योजना कार्यशील थी। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? गुन्नार मिर्डल के द्वारा। और यहाँ पर देखिए ये देखिए कुछ कथन दिए गए हैं। 1 वर्ष के लिए योजना है, 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है और 10, 15 या 20 वर्षों के लिए भावी योजना है। तो दोस्तों ये चारों कथन रोलिंग प्लान या चल योजना के संबंध में कहे गए हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी। ये थी जनता सरकार। जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की योजना लागू की गई थी। आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग जो होते हैं वो योजना के कोर सेक्टर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास की दर सबसे अधिक कब थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी निर्माण कार्यों में। यहाँ पर देखिए कुछ योजनाएं और उनकी वृद्धि दर्शाई गई है। छठी योजना में जो वृद्धि दर थी 3.9%, 7वीं योजना में 5.7%, 8वीं योजना में 3.2% और 9वीं योजना में 2.5% था। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में से आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी प्राप्त होना है और कारण है कि गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त हैं। तो दोनों सही हैं, आर और ए दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न है भारत में योजना प्रारंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या जो है कितनी है? तो दोस्तों भारत में जब से योजना 1951 से प्रारंभ की गई थी तो ऐसे वर्ष जो योजना में अनाच्छादित या योजना में कवर नहीं किए गए उन वर्षों की संख्या है 7 वर्ष। 7 वर्ष जो थे वो योजना से अलग रहे थे। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? तो 1966 से 69 तक की अवधि जो है उसको योजना अवकाश की अवधि कही जाती है। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किसमें माना गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत जो रणनीति अपनाई गई थी वो था संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न है। इस योजना में विशेष महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि इस योजना में अद्यतन संरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। अगला प्रश्न है भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ था और इस योजना के वास्तुकार कौन थे? तो PC महालनोबिस जो थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रम से व्यवस्थित करना है। कुछ घटनाएं हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो सबसे पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया, फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई और उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है योजना पत्रिका जो कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो पढ़ते हैं योजना और कुरुक्षेत्र, उसमें से प्रश्न है कि योजना जो है पत्रिका इसका प्रकाशन कौन करता है? तो भारत सरकार का प्रकाशन विभाग योजना पत्रिका का प्रकाशन करता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? V.S. मिन्हास। V.S. मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। अब आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा और बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम क्या कार्य करता है? तो ये एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पे देखिए कुछ कथन हैं तो सही क्रम बताना है आपको। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारत का औद्योगिक ऋणाधान और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये क्रम है, पहले भारत का औद्योगिक वित्त निगम, उसके बाद भारत का औद्योगिक ऋणाधान और निवेश निगम,
भारत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना और उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत की कुछ वित्तीय संस्थाओं पर विचार करना है और इनका सही क्रम स्थापना का क्या है। तो स्थापना का सही क्रम इस प्रकार से है, सबसे पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई, उसके बाद भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और निवेश निगम की, उसके बाद देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना हुई और उसके बाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को गठित किया गया था। सही सुमेलन करना है दोस्तों संस्थाओं का स्थापना वर्ष से। तो देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948 में, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI 1955 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI 1964 में, भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है वो आपका 1982 में गठित हुआ था, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित या लिमिटेड होने का अर्थ क्या होता है। कंपनी अंश शेयर पर लिमिटेड होने का अर्थ होता है कि धारकों का उत्तरदायित्व जो है वो सीमित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी। वर्ष 1993 में। और सरकार की संप्रभु स्वर्ण बांड योजना यानी सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना और स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग क्या नहीं है। तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स BSE निफ्टी और सेप्स में से वह जो एक अप्रासंगिक है। तो ये है सेप्स। और भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी और उस समय योजना का 6ठी पंचवर्षीय योजना का काल चल रहा था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है वह है कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला प्रश्न है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। यहाँ देखिए नाबार्ड व्यापारिक बैंक IRD RRB और सहकारी बैंक में से वह जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता। तो नाबार्ड जो है वो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है। उपभोग साख और निवेश साख ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है। दोस्तों किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी। वर्ष 1998-99 में। और नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त किसको उपलब्ध कराता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। तो नाबार्ड बैंक जो है वो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई है तो लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक निगम लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है और ये लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों देश में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। 1975 ईस्वी में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि देखिए लघु और सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना और भारतीय कृषि पुनर्वित्त के कार्यों को ले लेना। तो कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। ये इसमें से है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। इसके अलावा लघु सीमांत कृषकों को साख देना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साख प्रदान करना और अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना ये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित जो अगला प्रश्न है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब हो गया था। तो नया पैसा जो पैसा हो गया था 1 जून 1964 से
भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली या मीट्रिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? वर्ष 1957 से। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कुछ शेयर मार्केट हैं। डॉ जोन्स ये न्यूयॉर्क का शेयर सेंसेक्स सूचकांक है, और हैंग सेक हांगकांग का है, और FTSE 100 ये लंदन का शेयर मार्केट है। S&P 500 किससे संबंधित है? बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से संबंधित है S&P 500। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलित करना है। जापान का जो शेयर मार्केट है वो निक्की कहा जाता है, सिंगापुर का STI, UK का FTSI ESE और USA का नास्डाक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन हैं? भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC तथा IDBI, ये सभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है ये निक्की, जो कि जापान का स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। संवेदी सूचकांक या सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? तो बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में जो समग्र चढ़ाव होता है वो संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है उनकी संख्या कितनी है? तो BSE सेंसेक्स में 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो ग्रीनेक्स में कुल 25 कंपनियां शामिल हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार कौन सा है? राष्ट्रीय शेयर बाजार। और भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या होता है? भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का जो कारण है, विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह, विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन और मौद्रिक नीति के परिवर्तन, ये सभी भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण हैं। दोस्तों, भारत में दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो कीमतें जो हैं वो बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आयोग द्वारा विनियमित होता है। तो जिंस फ्यूचर व्यापार जो है वो भारत में एक आयोग द्वारा विनियमित होता है। अगला प्रश्न है, कथन है कि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, ये सही है। और कारण है कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ सकती है। तो A और R दोनों सही हैं, और R A की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए विकल्प B आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला प्रश्न है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले तथा राजकीय पेंशनर्स में से मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कौन कमाता है? तो मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ ऋणी कमाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे, तो उस समय उस वर्ष मुद्रास्फीति की शून्य दर मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप होती है कैसे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है दोस्तों? तो ये है थोक मूल्य सूचकांक। और फिलिप्स वक्र क्या व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर संबंध को जो है वो फिलिप्स वक्र व्यक्त करता है। अवस्फीति क्या होता है? तो ये माल और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट को अवस्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। ये आधार प्रभाव क्या है? तो ये आधार प्रभाव विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया हुआ प्रभाव है। अगला प्रश्न है, कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये है औद्योगिक कार्मिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है।
भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। और शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किससे संकलित किया जाता है? ये CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आकलन किया जाता है। भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों का सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है? तो सावधि जमाएं हैं। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में शामिल है। तो भारत की विदेशी मुद्रा में जो आरक्षित निधि है उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार यानी SDR। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय व्यावसायिक बैंक जिसने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की है, ICICI बैंक है। और अगला प्रश्न है, वह भारतीय बैंक जिसने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली है, भारतीय स्टेट बैंक है। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? SBI द्वारा। और निजी भारतीय बैंकों में जिसने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली है वो एक्सिस बैंक है। दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में कौन संलग्न है? ICICI, IDBI और IFCI जो है वो दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है। अगला प्रश्न है, वह बैंक जो मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है वो SIDBI है। बुल और बियर शब्द किससे जुड़े हुए हैं? दोस्तों बुल और बियर शब्द शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द किसका द्योतक है? तो मंदड़िया या बियर शब्द का प्रयोग उस निवेशक के लिए होता है जो ये महसूस करता है कि उसकी प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। तेजड़िया, मंदड़िया, दलाल और स्टैग में से वह जो शेयर मार्केट में सटोरिया नहीं होता है वो दलाल है। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। पूंजी बाजार से क्या आशय होता है? तो पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट का जो आशय होता है वो शेयर बाजार होता है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो उसको विश्वसनीय प्रतिभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिला साख योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये लीड बैंक के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई जाती है। लीड बैंक का कार्य किया जाता है तो इस बैंक के लिए नामित बैंक द्वारा लीड बैंक का कार्य किया जाता है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, इसके लिए लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई है। अग्रणी बैंक या लीड बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ है? दिसंबर 1969 में। और देखिए गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से जो है वो गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। एक शब्द है स्मार्ट मनी, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र और एयरटेल मुद्रा में से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक का जो साख पत्र होता है वो पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है, जबकि दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ या एयरटेल मुद्रा ये सब पहले भुगतान किए जाने वाले जो हैं वो उपकरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रतिछाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग किसे कहा जाता है? तो शैडो बैंकिंग का तात्पर्य है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, इसको प्रतिछाया बैंकिंग कहते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या शामिल है? तो CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अविनियमन, ये भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों में शामिल है। वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिंहन समिति ने क्या सुझाव दिया है? तो SLR और CRR कम करने का सुझाव नरसिंहन समिति ने दिया है। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं।
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण यानी टीजर लोन जो होते हैं वो आर्थिक चिंता का विषय हैं, क्योंकि जो टीजर लोन होते हैं ये अधोमुखी ऋणों या सब प्राइम लैंडिंग का एक रूप समझे जाते हैं। बैंकों को ये जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब नकद कोष अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो में कमी होती है तो साख सृजन में वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है। तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझावों के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। YH मालेगाम समिति का गठन हुआ था रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझावों के लिए। ये जो समिति थी ये 2011 में गठित हुई थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम से। दोस्तों, नरसिंहन समिति का संबंध किससे है। बैंकिंग संरचना में सुधारों से नरसिंहन समिति का संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल का गठन किया गया था। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। GV रामकृष्ण भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में कब अनुमति मिली। वर्ष 1993 में। और यूनिट स्कीम जो है दोस्तों 1964 चर्चा का विषय रही, क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार की लंबी मंदी के कारण काफ़ी कम हो गया है, इसलिए यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने के लिए अभिजीत सेन को कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया था। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार किसको दिया जाता है। विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को। और भारत सरकार द्वारा जारी की गई नई थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की नई श्रृंखला कब प्रारंभ की गई। तो ये है वर्ष 2011-12 भारत सरकार द्वारा नई थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या निकालता है। तो दोस्तों, श्रम ब्यूरो जो है वो औद्योगिक कर्मकारों के लिए या औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है। तो ये 2011-12 ही है। और ये देखिए RBI के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो ये मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है, सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये भी सही है। और देखिए यह शीर्ष बैंक है, ये सही है। व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है दोस्तों, ये आपका सही कथन नहीं है। जबकि यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, तो ये सही है। ये रिजर्व बैंक शीर्ष बैंक है, मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है और नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में जो कथन हैं उन पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, तो सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है और यह भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रम को संचालित करता है। तो ये जो सभी कथन हैं RBI के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी के कारण क्या हैं। तो द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट और प्रभावी मांग की वृद्धि, ये सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि के कारण होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है। तरलता यानी लिक्विडिटी विनियमन, विलय और अधिग्रहण पर नियंत्रण और साख विस्तार, इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में हुई थी।
अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है आपके कि रिजर्व बैंक का काम क्या नहीं है। साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण और साख सृजन। तो दोस्तों साख सृजन करना जो है ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। इसके अलावा साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जो शिखर संस्था या मौद्रिक नीति का निर्माण, ये सभी रिजर्व बैंक के काम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करेंसी का विनियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन और देश के विदेशी विनियमन कोषों की रखवाली के प्रबंध में वह एक जो भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो विदेशी व्यापार का नियमन जो है वो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक बैंक या कमर्शियल बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में सभी प्रमुख व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था यानी सामाजिक और आर्थिक विकास का भाग 4। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये श्रृंखला आपके लिए कितना लाभदायक हो रही है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।